हाय गाइस, आज का जो वीडियो है ये बहुत यूजफुल होने वाला है और ये टूथेक के रिगार्डिंग है। इस बात को तो छोड़ते हैं कि टूथेक होने पे क्या करना चाहिए, ये बात कर लेते हैं कि टूथेक होने पे क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज सुबह सुबह ही जो हमारे पास केस आया वो पेशेंट को सीवियर टूथेक था, बहुत ज़बरदस्त स्वेलिंग थी उसको और लिटरली वो क्राइम स्टेज पे था बहुत ज़्यादा। हालांकि हट्टा कट्टा 6 फुट का नौजवान था, लेकिन ही वॉज लिटरली क्राइम क्योंकि शूटिंग पेन था उसको। और जब मैंने हिस्ट्री ली कि आपको स्वेलिंग कब से है, तो उन्होंने बताया कि मुझे पिछले 10 दिन से स्वेलिंग है, 2 हफ्ते पहले से मुझे पेन हुआ। और इंटरनेट उठाया उसने और होम रेमेडीज़ पे आ गए। ठीक है, मैं कम्प्लीटली होम रेमेडीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आज हम ये बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि होम रेमेडीज़ के होने से और उनको एक्सेसिवली करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं जो आज उस पेशेंट में हुए। मैं नहीं चाहता कि किसी और को भी हो, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे। हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर ईशान सिंह फ्रॉम पीपल्स डेंटल क्लिनिक ग्रेट नोएडा। बहुत सारी टूथेक रेमेडी जो आपके यहाँ अवेलेबल होती है इंटरनेट पे, लेकिन इन होम रेमेडीज को भी सेलेक्ट करना एक आर्ट है। बहुत बारी ये गलती हो जाती है कि गलत होम रेमेडी को यूज कर लिया गया हो और एक सिंपल सी जो डेंटल डिजीज है वो आपको सर्जरी की कगार पे ले आती है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन सभी होम रेमेडीज की कॉमनली जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो आप लोग पढ़ सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी होम रेमेडीज के क्या नुकसान भी हो सकते हैं ये जान लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, वैसे तो हजारों टूथेक रेमेडीज होती हैं जो कि हम घर पे बैठ के कर सकते हैं और वो आपको या तो अपने रिलेटिव से पता चलती है, फ्रेंड्स से पता चलती है या फिर गूगल से पता चलती है। आज की इस वीडियो में मैंने खुद गूगल किया है अपने फोन में होम रेमेडीज के रिगार्डिंग, और जो शुरू में 2-3 लिंक्स मुझे मिले गूगल से, उनमें से एक लिंक मैंने खोला है। क्योंकि जनरली हमारी भी यही टेंडेंसी होती है कि हम कोई एक लिंक खोलें और उसमें उसको पढ़ें या फिर कोई वीडियो देखें। तो इस लिंक के हिसाब से, आर्टिकल के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी होम रेमेडी से क्या क्या साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। पहला पॉइंट जो इस आर्टिकल में दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग द पेन। मतलब मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है कि आप अपने टूथेक को अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब नीचे वाले दांत में बहुत दर्द हो रहा है, कल रात से दर्द है, और जब हम मुंह खुलवाते हैं तो एक्चुअल पेन ऊपर वाले दांत में हो रहा होता है, ऊपर के जबड़े में। तो विच इज कंप्लीटली अ कंफ्यूजिंग सिनेरियो। कई बार इसमें यह भी लिखा है कि आप ये सोचें कि वो पेन आपको दांत में हो रहा है, गम्स में हो रहा है या जॉ बोन में हो रहा है, रेडिएट कर रहा है। ये सारी चीजें पहचानना बहुत मुश्किल है। 90% चांसेस हैं कि अपने पेन को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल सा ही टास्क है। हाँ, आप एक हवा में उड़ता हुआ तीर मार सकते हैं, बट ये पहचानना कि कौन से टूथ में एग्जैक्टली पेन है, कितने टीथ ऑफ सेट आपके इन्वॉल्व है उस पेन में, टूथ का गम भी इन्वॉल्व है, बोन भी इन्वॉल्व है कि नहीं, ठंडे से लग रहा है मुझे सेंसिटिविटी, या फिर मुझे कुछ स्वीट खाने से पेन एग्रीवेट हो रहा है, या फिर कुछ हॉट खाने से एग्रीवेट हो रहा है। ये सारी चीजें बहुत एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं अगर हम होम रेमेडी को भी सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें। तो फर्स्ट स्टेप ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये पहचानना, टू अंडरस्टैंड द पेन लेवल ऑफ द टूथ। एक होम रेमेडी इसमें बताई हुई है क्लोव ऑयल का यूजेज। अब क्लोव ऑयल को कैसे यूज करते हैं लोग, रैंडमली बस क्लोव ऑयल में कॉटन को डिप किया और उस कॉटन को अफेक्टेड टूथ के ऊपर रख दिया, दैट्स इट, और फिर वेट किया कि पेन चला जाए। बट यहाँ पे एक सिचुएशन अराइज होती है महाभारत जैसी। महाभारत के युद्ध में क्या दिखाते थे कि जो असुर होते थे वो एक तीर फेंकता था और उधर से हमारे जो देव हैं वो भी तीर फेंकते थे। अगर तीरों का पावर सेम है तो वो हवा में ही कैंसिल हो जाते थे, पर अगर किसी एक का भी तीर स्ट्रांग है तो दूसरी साइड जाकर के नुकसान करता था। सिमिलर सिचुएशन बनती है यहाँ पे। आपने एक रैंडम उठा करके क्लोव एक मेडिसिन है, इट इज अ पेन किलर। अगर आपने उसको रैंडमली किसी भी डोजेज में उठा करके दांत के ऊपर रख दिया तो 2 सिचुएशन अराइज होती हैं कि अगर इन्फेक्शन की पावर ज्यादा है आपके क्लोव ऑयल से, तो फिर इन्फेक्शन क्या करेगा, इन्फेक्शन वहां पे और ज्यादा ग्रो कर जाएगा, एग्रेवेट हो जाएगा, आपका पेन रादर बढ़ जाएगा। बट तुक्के से अगर आपका इन्फेक्शन इतना ज्यादा नहीं है और क्लोव ऑयल के डोजेज सही है तो तुक्के से आपको आराम आ जाएगा। तो इसमें दोनों सिचुएशन रेज हो सकती हैं। अगर आपका पेन क्लोव ऑयल लगाने से जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे रोज लगाते रहें, क्योंकि आप सिर्फ सिम्टम को कंट्रोल कर रहे हैं जो कि पेन है, आप इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे वो इन्फेक्शन जो कि ट्रीट नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका पेन ठीक हो रहा है, वो इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपका क्लोव का तीर वहां पे उसको पार नहीं कर पाएगा, इन्फेक्शन पार कर जाएगा और आप एक इमरजेंसी डेंटल सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। अगला जो होम रेमेडी टूथेक का बताया हुआ है इस वीडियो में वो है सॉल्ट वाटर रिंसिंग। ओके, सॉल्ट एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, क्लेंजिंग प्रॉपर्टी बहुत कमाल की है सॉल्ट की। ऐसे नहीं कि हम लोग नहीं बताते पेशेंट्स को कि सॉल्ट वाटर रिंसिंग करिए,
बट हम पर्टिकुलर प्रोसीजर्स के बाद, कभी सर्जरीज करी उसके बाद बताते हैं, और किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कितना अमाउंट वाटर में डालना है आपको सॉल्ट का, ये भी हम बताते हैं एज पर द लीजन, एज पर द इन्फेक्शन। अब आपको कुछ इसके नुकसान बता दूं, सॉल्ट साथ ही साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। जो लोग एक्सेसिव यूज करते हैं सॉल्ट का टू रिंस, तो उनके टेस्ट सेंसेशन में भी फर्क आता है, ड्राई माउथ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और बीपी पेशेंट्स के लिए तो रियली ये एक पॉइजन है। क्योंकि ऐसा मत सोचिएगा कि आप अगर सॉल्ट वाटर रिंसिंग कर रहे हैं और फिर रिंसिंग के बाद पानी को फेंक दे रहे हैं तो उसका असर नहीं जाएगा। साइनाइड के बारे में आपने सुना होगा, अगर साइनाइड जीभ पे भी रख दो तो बंदा बेहोश हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा डोज हो तो बंदा मर भी सकता है। तो दैट शोज कि हमारी पूरी बॉडी कनेक्टेड है। आप कुछ भी मेडिसिन मुंह के अंदर अगर यूज कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट पूरी बॉडी पे भी पड़ता है। तो सॉल्ट वाटर रिंसिंग भी अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर होनी चाहिए, ना कि रैंडमली यूं ही हम करें। और इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो है इनिशियल एक पेन रिलीफ के चक्कर में उसको एक हैबिट बना लेते हैं, और फिर वो जो एक इनिशियल लेवल की डिजीज होती है वो बहुत ज्यादा एडवांस बन जाती है। अगला जो होम रेमेडी इस आर्टिकल में बताया वो है गार्लिक पेस्ट को अप्लाई करना। तो ये पेस्ट कैसे बनता है, रॉ गार्लिक को लो, उसे पीसो, उसमें थोड़ा नमक डालो और बन गया पेस्ट, और अप्लाई कर दो वहां जहां पे दर्द हो रहा है। तो अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है गार्लिक में भी, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि गार्लिक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन गार्लिक के साइड इफेक्ट्स क्या है वो मैं आपको बता दूं। पहला साइड इफेक्ट जो बहुत कॉमन है वो है एलर्जिक रिएक्शंस। जब हम खाने में गार्लिक को डालते हैं तो ज्यादातर वो एक कुक्ड फॉर्म में जाता है, जिससे कि उसके जो कंप्लीट रॉनेस है वो खत्म हो जाती है। तो शायद खाने में गार्लिक को जब हम डालें कुक्ड फॉर्म में तो इतने एलर्जिक रिएक्शन बनने के चांसेस नहीं होते, बट जब आप रॉ फॉर्म में एक बार उसको यूज करेंगे तो काफी लोगों को ये पता ही नहीं है कि गार्लिक कैन बी इग्निशिएटर ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखें। दूसरा, गार्लिक जो है आपके जो गम्स के अंदर जाती हुई जो ब्लड कैरिंग वेन्स और आर्टरीज हैं उनको वीक कर सकता है, वो वीक करता ही है एक तरह से। अगर आप एक्सेसिव यूज करेंगे तो जब भी आपको कल को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी या फिर स्पॉन्टेनियसली भी वैसे भी गार्लिक पेस्ट के यूज करने के दौरान आपको वहां पर ब्लीडिंग इश्यूज आ सकते हैं गम्स में। तो इसीलिए आप अगर गार्लिक पेस्ट को यूज करने का सोच रहे हैं तो अगेन आपको एक बार देख लेना चाहिए कि आपका जो पेन है वो पेन कौन से लेवल का है, टूथ लेवल का है, गम्स के लेवल का है, बोन के लेवल का है। अगर ये गम्स के लेवल का है ना, दूर रहो गार्लिक पेस्ट से बिल्कुल। So the next category of home remedy for toothache listed on this article is peppermint tea bag। तो इसमें बताया हुआ है कि आप पेपरमेंट टी बैग लीजिए और जो आपका अफेक्टेड टूथ एरिया है वहां पर आप बाइट कर लीजिए पेपरमेंट टी बैग को। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा पेन रिलीफ होगा। एक्चुअली इसके अंदर मेंथॉल होता है जो कि एक थोड़ा कूलिंग आपको सेंसेशन देगा, जिससे थोड़ा सा आपको रिलीफ आएगा। बट मैं आपको बता दूं इसका मेजर साइड इफेक्ट है स्टेनिंग ऑन टूथ। वहां पे इसका एक दाग पड़ जाता है और वो स्टेन इतना आसान नहीं है निकालना। वो स्टेन जो है ना लगभग परमानेंट ही है, क्योंकि इसका असर दांत का जो पोरस नेचर है, जो अंदर आपका पोरस एलिमेंट है दांत का, डेंटिन बोलते हैं उसे, वो वहां तक चला जाता है कैपिलरी एक्शन से, क्योंकि आपने 10 मिनट तक दबाया हुआ उस बैग को, अलॉन्ग विद योर सलाइवा एंड ऑल दैट सब जाता है। एक कैपिलरी एक्शन से वो स्टेन दांत के काफी अंदर तक घुस जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है क्लीन करना। दूसरी बात, इसमें कैफीन भी होता है। अब कैफीन तो खैर हमारा डेली इनटेक काफी लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल और मॉडर्न लाइफस्टाइल में हो ही गया, कॉफी इनटेक एंड ऑल दैट, उसको तो चलो हम छोड़ें, बट स्टेनिंग क्यों चाहिए हमें दांत में इतना? मेरे को नहीं लगता कि पेपरमेंट टी बैग को यूज करना इतना फायदेमंद होगा एज कंपेयर विद अदर रेमेडीज, थेरेपेटिक रेमेडीज या होम रेमेडीज। तो आई गिव अ बिग नो टू दिस पेपरमेंट बैग यूजेज। ओके, तो अगला जो इंग्रेडिएंट है हमारे होम रेमेडी में, तो उसको बताएगा थाइम ऑयल को। थाइम ऑयल ये काफी कॉमनली यूज हो रहा है माउथ वॉशेज में भी, काफी फेमस है, लेकिन एक पर्टिकुलर डोजेज में माउथ वॉशेज में। माउथ वॉश भी हालांकि मैं आपको बता दूं कि रेगुलर नहीं करने चाहिए, ठीक है। और इसमें काफी अच्छी एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है थाइम ऑयल में। बट थाइम ऑयल का जो एक मेजर जो हम देख रहे हैं, हमने जो पेशेंट्स को देखा है जब क्लिनिक पे आते हैं, उनसे पूछो कि आपने ऐसा क्या यूज किया कि आपको इतनी सारी अल्सरेशन हो गई मुंह में। ये जो थाइम ऑयल यूज कर रहे हैं लोग घर पे, पेन रिलीफ आ जाता है, थोड़ा सा लीजन में रिलीफ आ जाता है अगर कोई लीजन है आसपास। डेंचर वाले पेशेंट्स काफी यूज करते हैं, बट इसकी वजह से इनिशियल रिलीफ तो है, पर बाद में अच्छी खासी अल्सरेशन हो जाती है। उन अल्सर से परेशान हो जाएंगे आप अगर आपने रेगुलर यूज किया तो। फिर हम भी वहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि बहुत एक, वो भी फिर बड़ा पेन करता है उस एक एक अल्सर पे, वो उससे यूज करना पड़ता है। नॉर्मल अल्सर की मेडिसिन थाइम ऑयल के बनाए हुए रिएक्शन से जो अल्सर बनते हैं
उसको ठीक ही नहीं कर सकती। तो वाई टू गो टू दैट रोड? ठीक है, टेम्पररीली यूज कर लिया, ओके, बट अगर आपको कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि आपको बार बार थाइम ऑयल यूज करना पड़ रहा है, इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर। लास्टली मैं बात करने वाला हूँ ऑयल पुलिंग की। टूथेक की रेमेडी बताई है ये। हालांकि इसको वो लोग जिनको कोई टूथेक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो लोग भी लार्जली यूज करते हैं। सबसे कॉमनली प्रैक्टिस्ड जो होम रेमेडी है वो ऑयल पुलिंग मानी जाती है, और इसको कुछ लोग सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्रशिंग भी मानते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ब्रशिंग तो बिल्कुल नीडेड है ही है। ऐसा मत सोचिए कि हमें ब्रशिंग क्यों नीडेड है, पहले तो नहीं होता था। अभी आज के पहले के जमाने के मुकाबले आज तो और ज्यादा नीडेड है, क्योंकि एक तो एडल्ट्रेटेड फूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्रोसेस्ड फूड हम बहुत ज्यादा खाते हैं, हम रॉ फूड नहीं खाते, उसको क्लीन करने की बहुत ज्यादा नीड है आज की डेट में। तो ऑयल पुलिंग, काफी सारे आर्टिकल्स हैं जो इसके बेनिफिट्स बताते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिकेटेड आर्टिकल्स हैं वो हैं ही नहीं इसके बारे में। ये बहुत मशहूर होम रेमेडी है, बट अगर आप इंटरनेट पे या फिर आप अगर स्पेसिफिकली डेंटिस्ट्री के बड़े बड़े जर्नल्स पे जाएं, कोई जर्नल ये नहीं कहता कि ऑयल पुलिंग बहुत अच्छी है। तो जब इसके बारे में इतनी अच्छी कोई एविडेंस ही नहीं है तो क्यों सब कर रहे हैं, आई डोंट नो। प्लस इसके कुछ साइड इफेक्ट्स जो हैं वो ये हैं कि एक्सीडेंटल इसकी इंडाइजेशन हो जाती है, और इसको एक्सीडेंटली हम स्वेलो कर जाते हैं, और वहां पे फिर डायरिया और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, और बेफालतू में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा रहे हैं, मगर इसको डेली लेवल पे कर रहे हैं। क्योंकि ऑयल्स में क्या होता है, इनमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा होता है, विच इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीजेस। दूसरा, कुछ आर्टिकल्स जो मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ भी रहा था, कुछ आर्टिकल्स ये कहते हैं कि अगर रेगुलर ऑयल पुलिंग करेंगे तो इससे निमोनिया तक होने के चांसेस हैं, और ये मैं स्पेसिफिकली मेडिकल इंपॉर्टेंट जर्नल्स की बात कर रहा हूं। सो व्हाई टू डू दैट कॉन्टिन्यूअसली? आप इसको एक हैबिट ना बनाएं। जितने भी हमने आज के आपको होम रेमेडीज के बारे में बात किया, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मैंने जो कॉमनली अवेलेबल है उनके बारे में बात करी है। इन सब का कॉमन एक मैं डिसएडवांटेज और बता दूं, वो ये रहता है कि जितने भी लोग होम रेमेडीज करके आते हैं हमारे पास एडवांस स्टेज की डिजीज लेकर के, पहला जो हमारा स्टेप होता है डेंटल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का, वो होता है लोकल एनेस्थीसिया देना, दांत को सुन करना। ये होम रेमेडीज को यूज करने वालों के दांत सुन नहीं होते इजीली, क्योंकि बार बार आपने उस एरिया के पूरी नेचर को ही चेंज कर दिया। वहां का गम, आपका वहां का टूथ, बोन, हर किसी पे इफेक्ट रहता है आपके होम रेमेडी एजेंट का, और हमारे जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं उनका इफेक्ट नॉर्मल टिश्यू पे ज्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक सूदिंग डेंटल एक्सपीरियंस हो, तो होम रेमेडीज को अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर कर लीजिए, और बेस्ट यही प्रैक्टिस है कि आप इमीडिएटली अपने एक डॉक्टर को एटलीस्ट कंसल्ट तो करिए होम रेमेडी स्टार्ट करने से पहले। आज की हमारी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए निरंतर बनाते रहें।